प्रोद्यु भवन आधारित इन्होंने इसका वो तैयार किया। एक मिनट सर। प्रोद्यौगिक भवन आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने में एक परियोजना बनाई जिसका श्रेय इनका है। और आईसीआई के अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBIR के सर अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रजिस्टर वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बोर्ड के निदेशक भी रहे हैं। इनका अपने विषय में बहुत गहरा ज्ञान है और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ कार्य करने का इनका बहुत अच्छा अनुभव भी है। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गठित लेखा और वित्त समिति के अनुभागीय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA और सेबी की प्राथमिक सहकार समिति के सदस्य भी रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स IFAC के XBR इंटरनल बोर्ड में भी हैं। यह साफा की शिक्षा SAFA साफा की शिक्षा प्रशिक्षण और CPD समिति के अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा ये IIRC और PFC समिति के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। ये अपने वर्तमान समय की जो हम लोगों को कठिनाइयाँ हैं, परेशानी है, इसके अच्छे से वाकिफ़ हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और इनके जो लेख हैं अलग अलग समाचार पत्रों, पत्रिका और पेशेवर समाचार पत्र जो टैक्स जर्नल्स वगैरह होते हैं उसमें प्रकाशित होते रहते हैं। सर लगभग 1600 से अधिक सेमिनार और सम्मेलन में व्याख्यान दे चुके हैं और आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। अपने साथ चलते हुए जा रहे हैं और हम लोग के बीच में आज अपना व्याख्यान देंगे। तो सर इतना विषय ध्यान रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे पदों पर काम कर चुके हैं और निश्चित रूप से ही आज अच्छा ज्ञान हम लोगों को मिलने वाला है। और मैं आपसे अतुल सर एक निवेदन करना चाहूँगा कि हालांकि हम लोगों की जो आज उपस्थिति है आपको थोड़ी कम दिख रही होगी, लेकिन वैसे अगर त्यौहार नहीं होता तो ये उपस्थिति लगभग 70-75 लोगों की रहती है। तो आप कृपया आज इसको अन्यथा न लेते हुए आज हम लोग को पढ़ाएं और हम लोग की समस्या का समाधान करें। आदरणीय अतुल सर। नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस डिटेल परिचय का। मुझे ऐसा, ये केवल और केवल परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि आप सबकी दुआओं से इस आईसीआई के प्रेसिडेंट या दूसरे पदों पे जाने का, एक अपने को काम करने का सुअवसर मिला। मैं एक और माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि त्योहार फेस्टिवल, जैसे आपने बोला, फेस्टिवल की वजह से मैं एक फैमिली प्रोग्राम में गया था और वहां से मैं वापस टाइम पे नहीं आ पाया हूँ। तो इस वजह से मैं जो है वो अभी आप लोगों के साथ थोड़ा लेट से और फिर उसके बाद एक व्हीकल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आपको। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो डिस्कशन है उसको जस्टिफाई करें और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता पाऊँ जो शायद आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में काम आ पाए। अगर हम लोग जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, तो जैसा कि हमारा जो आज का विषय है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो अगर आप सेक्शन वाइज बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से जो 4-5 बड़े सेक्शन हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को डील करते हैं, वो है सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और उसके बाद जो है के रूप से लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर से जो है वो इसमें इनपुट क्रेडिट के पर्पज से जो है वो जोड़ा गया। तो ये मुख्य रूप से जो है वो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म को डील करते हैं। अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट करूं तो मैं नॉर्मली जो बोलता हूं वो ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअली में जो है वो जीएसटी की आत्मा है। क्योंकि आज के वातावरण में जब हम ई इनवॉइस फॉलो करते हैं, हमारी है ऑलरेडी वो से ही सर म्यूट हो गया। दूसरा आप म्यूट हो गए। दूसरा आप ऑटोमेटिकली म्यूट हो गए।
अभी मेरी आवाज आपको आ रही होगी? जी सर, आ गई। हाँ, तो मैं ये बता रहा था जी कि आज के जो अपना जो है वो हमारी सेल्स की जो वैल्यू है, तो जैसे ही मैं ई इनवॉइस की बात करता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली सेल जो है वो डिपार्टमेंट को पहले से ही पता है। अब हमारे सामने जो है वो बात आती है कि अगर मेरी सेल्स की वैल्यू पहले से ही डिपार्टमेंट को पता है और इवन परचेज भी, जब हम 2A की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से ही हमारे को देखा जाए तो 1 मिनट के लिए परचेज की वैल्यू भी पता चल जाती है। तो जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पर रह जाता है कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो आने वाले समय में जब ऑडिट होंगे, आने वाले समय में जब स्क्रूटनीज होंगी, आने वाले समय के अंदर जब भी डिपार्टमेंट का एक बार के लिए लिटिगेशन की बात आएगी, तो मुख्य रूप से जो मेरा ये मानना है कि वो उसका जो फोकस होगा वो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। तो मैं कुछ मुख्य बातें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें अपने क्लाइंट के लिए ध्यान रखनी चाहिए, या ऐसी क्या लिटिगेशन जो चल रही है या जो आने वाले समय में आएगी, मैं उसके बारे में जो है वो हम लोग कुछ मुख्य मुख्य बातें जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरीके से आपने सभी लोगों ने सर एलएलबी करी, और एलएलबी करने के लिए जो है वो हमारी एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी थी। मैंने सीए भी करा और एलएलबी करा, तो एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे 12th पास होना चाहिए, मेरी 17 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो उसके लिए जो है वो 5 मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी बातें कही गई हैं कि अगर आप ये पांचों चीजें पूरी करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आप मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली हमें क्लाइंट आगे बोलता है मेरा 4 लाख का लायबिलिटी है, 3 लाख का क्रेडिट है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई साहब 3 लाख का क्रेडिट ले लीजिए और 1 लाख रुपया कैश लेजर के थ्रू जमा करा दीजिए, बात खत्म हो गई। पर क्या हम लोग वो ये चेक करते हैं कि 3 लाख का जो क्रेडिट है वो कितना लेजिटिमेट है, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या उसके लिए एलिजिबल हूं ही नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जो एलिजिबिलिटी बात है जो हमारे को लॉ में बताई गई है, और वो बताई गई है कि जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आप जो है वो आपके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट शुड बी यूज्ड और टू बी यूज्ड जो है वो आपका फॉर दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कि आपके पास जो भी क्रेडिट है उसका बिजनेस से कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो मान लीजिए एग्जांपल की बात है कि हर्ष जी ने कहा कि भाई मेरे बच्चे को जो है वो फॉरेन में पढ़ना है, और उसके लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया, और उस एजुकेशन लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है उसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो क्या उसका क्रेडिट जो है वो इनको मिल जाएगा? आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। तो ये ऑब्वियस बात है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बात आप लोग जो है मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति देखता ही है। जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरे पास जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना। अब जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को सेक्शन 16 के अंदर दी गई है, जो दूसरी रिक्वायरमेंट कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए? तो नॉर्मली हमारा क्या हो रहा है साहब, आज की तारीख में हम कहते हैं 2A में आ रहा है तो क्रेडिट ले लो, और 2A में नहीं आ रहा है तो क्रेडिट मतलब अब 2A का 2B हो गया साहब। लेकिन मैं आपको वाइस वर्सा बोल रहा हूं, अगर आपके 2B में आ भी रहा है और आपके पास अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हाथ में वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, सिर्फ आपके 2B में आ रहा है और आपके पास उसकी फोटोकॉपी पड़ी हुई है, तो भी आपका जो है वो इनवैलिड क्रेडिट है वो, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि आपके पास जब तक एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनल क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जी, या तो इनवॉइस होनी चाहिए या आपके पास डेबिट नोट हो, तो इनवॉइस और डेबिट नोट एक ही बात है, मोर और लेस की बात है। दूसरा क्या होता है कि रिवर्स चार्ज में जब हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं तो हम अपने ऊपर एक सेल्फ इनवॉइस रेज करते हैं, तो क्या वो सेल्फ इनवॉइस मेरे पास अवेलेबल है? जो तीसरा है बिल ऑफ एंट्री, अगर मैं कस्टम ड्यूटी के थ्रू साथ में आईजीएसटी पे कर रहा हूं तो मेरे पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए आईजीएसटी पे करने की। और चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर सपोज कीजिए कि बुलंदशहर में मेरा हेड ऑफिस है, शैलेंद्र जी का ऑफिस है, हेड ऑफिस बुलंदशहर में है, और शैलेंद्र जी ने अपनी ब्रांच ऑफिस को जो की जो ब्रांच है उसको अगर उन्होंने क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो वो अपने आप में आईएसडी का नंबर लेंगे और उसके बाद एक इनवॉइस काटेंगे, जिसके बेस पे ही शैलेश जी क्रेडिट जो है वो एक बार के लिए छतरपुर में अपने आप में ले सकते हैं। तो इन चार में से मैं रिपीट कर देता हूं, चार में से एक डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास नहीं है, इनवॉइस या डेबिट नोट, दूसरा मेरे पास अगर रिवर्स चार्ज का है तो मेरे पास एक सेल्फ रेज्ड इनवॉइस, तीसरा मेरे पास आईएसडी का इनवॉइस, और या फिर मेरे पास कस्टम के केस में बिल ऑफ एंट्री। मेरी बात को जरा इंपॉर्टेंटली बात को नोट करिएगा, अगर ये चारों में से कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है
और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो वैलिड के लिए क्या है, हमारे को रूल 46 के अंदर इनवॉइस बनाते वक्त 17 बातें कही गई हैं कि आपको जो है ये देखना है कि ये 17 में से कोई डॉक्यूमेंट 17 बातें उस इनवॉइस पे है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई इनवॉइस बना रहा हूं तो मुझे रूल 46 के हिसाब से इनवॉइस बनानी होती है। लेकिन कई बार क्या होगा, मैं इनवॉइस में कुछ गलतियां कर दूंगा। जैसे एग्जांपल की बात है, मैंने जो है वो उसमें सामने वाले का जीएसटी नंबर नहीं डाला, या मैंने सपोज कीजिए उसमें क्वांटिटी नहीं डाली, या मैंने उसमें टैक्स की वैल्यू नहीं डाली। तो उस केस में क्या होता है कि रूल 46 के हिसाब से वो इनवॉइस जो है वो अपने आप में वैलिड इनवॉइस नहीं होती है। लेकिन जो बायर है, कल को उसका इसका नुकसान ना हो जाए कि उस पर इनवॉइस तो है लेकिन वो उसके बाद भी क्रेडिट उसको नहीं मिल रहा, इसलिए एक नोटिफिकेशन नंबर नोट करिए 39/2018। एक 39/2018 एक नोटिफिकेशन बनाई गई है जिसके अंदर 6-7 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि हर एक इनवॉइस में अगर ये 6-7 बातें नहीं है, जैसे सप्लायर और बायर का जीएसटी नंबर होना, दूसरा आपका जो है वो आपका जो है वो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो लिखना, टैक्स की वैल्यू सेपरेट लिखना, टोटल वैल्यू लिखना। ठीक है साहब, तो ये उन्होंने हमारे को 6-7 चीजें बताई हैं। अगर ये 6-7 चीजें नहीं है तो वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं है और उस केस में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो शैलजा जी, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए और वो क्लाइंट अगर मेरे पास आगे बोलता है मुझे 3 लाख का क्रेडिट है, तो ऐसे ही ना बोलिए कि यस, आप उसे बोलिए कि 3 लाख क्रेडिट का मुझे आईटीसी रजिस्टर दिखाइए एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर हर एक इनवॉइस में ये 7 चीजें हैं या नहीं है वो एक बार के लिए मुझे डालनी है। जीएसटी के अंदर सेक्शन 35 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। अभी तो क्या हो रहा है ना, सब फेक इनवॉइस का काम चल रहा है। तो हनीमून पीरियड है, सभी लोग जो है वो फेक इनवॉइस में लगे हुए हैं। लिटिगेशन भी वैसी है, आप एडवोकेट के पास भी काम आता होगा, बेल हो जाए जो है जी वो वहां से ये छूट जाए वो छूट जाए। अभी तो ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ, स्क्रूटनी शुरू ही नहीं हुई है, एंटी इवेजन की एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है। जब शुरू होगी तो सेक्शन 35 के बारे में पूछा जाएगा कि जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करने थे क्या वो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। 3 तरह के रिकॉर्ड ऐसे हैं जो जीएसटी में कंपलसरी हैं, जो मेरे हिसाब से कोई भी मेंटेन नहीं करता है। नंबर 1 आईटीसी रजिस्टर, नंबर 2 स्टॉक रजिस्टर, ठीक है साहब जो है, और नंबर 3 फिक्स एसेट रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर जो है ना केवल आईटीसी के पर्पस के लिए बल्कि हर पर्पस के लिए जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी के प्राण है, जो जीएसटी की आत्मा है, वो ये 3 रजिस्टरों में बसती है जी। तो इसलिए मेरा ये पहला वो है, जब हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या ना केवल वो बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिट होना चाहिए बल्कि मेरे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और उस वैलिड डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग जो है एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की भी तरह देखें, तो अगर किसी के पास 10,000 इनवॉइस है, 20,000 इनवॉइस है, अगर आप वैलिडिटी चेक करने लगेंगे, ये मेरा विश्वास है 10% इनवॉइस इनवैलिड निकलेंगी साहब। तो इसलिए बाद में क्या होगा, 5 साल बाद वो ठीक भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वेंडर तो जा चुका, गायब हो गया, अब मिलेगा भी नहीं, अब वो ठीक भी नहीं करेगा, वो आपके साथ बिजनेस ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जब हम लोग जो है वैलिडिटी ऑफ इनवॉइस के ऊपर एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की तरह से काम करें। जो तीसरी एलिजिबिलिटी है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे को जो है वो ये देखना होता है कि मुझे जो इनवॉइस पे सामान लिखा है वो मुझे रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि खाली इनवॉइस आ गई और जो फेक इनवॉइस का जो हमारा पूरा का पूरा मामला चलता है, जब वो कहता है कि आपको इनवॉइस पे जो लिखा है वो मिला या नहीं मिला, तो एक तो हुआ कि बिल टू शिप टू मॉडल, उसमें तो सामान कभी आएगा ही नहीं और वो वैलिड भी है, गवर्नमेंट ने उसकी एक्सेप्शन भी दी हुई है। लेकिन जो है वो जो अदरवाइज जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर खाली मेरे पास इनवॉइस है और वो सामान मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं दोबारा शैलजा जी आपको कहूंगा कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया। अगर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि सामान आया या नहीं आया। तो इसलिए जो है वो स्टॉक रजिस्टर जो है वो इस पूरे के पूरे ढांचे का, जो पूरे के पूरे सिस्टम का आधारभूत बात है कि आपको जो है वो स्टॉक रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करना कंपल्शन है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि मेरे पास खाली इनवॉइस नहीं आया, मेरे पास सामान भी अपने आप में आया। इसमें एक और बड़ी चीज है जो हम लोगों को अपने आप में समझ लेनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग जो है वो, एक तो बिल टू शिप टू मॉडल हुआ, वह बात हो गई खत्म। एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब लोगों को समझ लेनी है वो होता है कि जब मेरे को सामान लॉ, तो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको संजय जी, संजय भटनागर जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने जो है वो मान लीजिए सपोज कीजिए 10,000 वो दिया, सितंबर के महीने में दिया।
सितंबर में जो है वो सामने वाले को एडवांस भी दे दिया, पेमेंट भी दे दी, सब कुछ बात खत्म हो गई, उसने आपको इनवॉइस भी दे दी एक बार के लिए। लेकिन जो है वो सामान जो है वो 2000 प्लाईवुड आपको सितंबर में आए, 4000 अक्टूबर में आए और 4000 नवंबर में आए। आप इस सामान के अगेंस्ट में क्रेडिट कब लेंगे? सितंबर में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे या नवंबर में लेंगे? कि मेरे को लॉ में सेक्शन 16 के अंदर प्रोविजो डाल के दिया गया है और ये बोला गया है कि जब अगर एक सिंगल इनवॉइस है और उसके अंदर सामान लॉट्स में आ रहा है, जब तक लास्ट लॉट नहीं आ जाता तब तक आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। मैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एयरटेल का बिल आता है तो 12 महीने का कंटिन्यूस चलता है, या आपको पेट्रोल, मान लीजिए अभी तो पेट्रोलियम या गैस टैक्सेबल नहीं है लेकिन पाइपलाइन से आती है तो कंटिन्यूस चलती है। वहां पर क्या होता है, एक लॉट का एक बिल बनता है, यहाँ पर एक बिल के मैनी लॉट्स हैं। तो अगर मान लीजिए एक बिल का, एक लॉट का एक बिल है तो जैसे ही बिल आया क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जहां पर एक बिल के मैनी लॉट्स हैं तो जब तक लास्ट लॉट नहीं आ जाता तब तक वो गुड्स रिसीव्ड नहीं माना जाता। और उसके लिए सेक्शन 16 के अंदर प्रोविजो डाल के बताया गया है कि आप उसका क्रेडिट तब तक नहीं ले सकते जब तक वो आप नहीं जाता। जो तीसरी बात के बाद चौथी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो आप सभी लोग हैं परेशान हैं, हम सभी लोग उस बात से। आप सभी को पता है कि क्या लिखा हुआ है कि जब तक सामने वाले ने पेमेंट नहीं कर दी, मतलब जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3 भी उसका फाइल नहीं हो गया और आपकी उस इनवॉइस 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि जब तक सामने वाला जो आपका जो है, जो आपका वेंडर है, अगर उसने जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी पे नहीं कर दिया तब तक आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो नेचुरली ये कंडीशन पूरी करना, चेक करना अपने आप में एक ट्रबलसम बात है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है। और पांचवी बात है, आपने अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। यहाँ पर भी एक सीखने की बात है। वो क्या है शैलेश जी, कि कई बार क्या होगा, आपके पास एक एसएससी है, बोलेगा भाई साहब मेरी 2 लाख की लायबिलिटी है, क्रेडिट पड़ा हुआ है 3 लाख का। तो क्या हुआ, मैं अगर नहीं भी रिटर्न भरूंगा तो क्या है, क्रेडिट तो ज्यादा का ही है ना मेरे पास। नहीं साहब, जो होता है वो केवल और केवल प्रोविजनल होता है। वो मुझे एक्रू कब होता है, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर देता हूँ, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देता हूँ। तो इसलिए मेरी अगर 3 साल बाद डिपार्टमेंट आया तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है ये सोच के कि मेरे पास क्रेडिट तो पड़ा ही है, तो उस केस के अंदर लायबिलिटी खड़ी रह जाएगी और क्रेडिट जो है वो 30 नवंबर को लैप्स होता चला जाएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने क्रेडिट को, जो मेरा क्रेडिट जो है वो एक बार के लिए 2A 2B में नजर भी आ रहा है, जब तक मैं उसको रिटर्न में मैं अकाउंट फॉर नहीं कर लेता वो मुझे एक्रू नहीं होता है। और उसकी वजह से जो है वो अपने आप में जो है वो मुझे, मैं उस क्रेडिट को लेने का अधिकारी नहीं होता हूं। तो ये 5 बातें सबसे पहले किस चीज के लिए हैं, क्रेडिट को अवेल करने के लिए। मेरी बात को वर्ड यूज करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला अवेल, क्योंकि मैं बोलूंगा अवेल एंड यूटिलाइज, फिर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा रिटेन की बात करूंगा। इसलिए हर वर्ड का मतलब है क्रेडिट को अवेल करने का, क्रेडिट को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का, यूज करने की बात नहीं हो रही है। अब अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए 5 रिक्वायरमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताई। पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपका सामान आ गया होना चाहिए। चौथी बात मैंने बोली, वेंडर ने उसका जीएसटी पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को या नहीं कर दिया। और पांचवी बात मैंने बोली कि आपने जो है, पांचवी बात मैंने बोली कि आपने अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। अब हम लोग जो है वो जीएसटी के क्रेडिट को अवेल कर चुके हैं। अब मुझे जो है इस क्रेडिट को रिटेन करना है। अब रिटेन करना है मतलब मैं अवेल तो कर लिया, मैंने 5 में कंडीशन पूरी कर दी, तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला ठीक है जी ये क्रेडिट आपका हुआ। लेकिन जो है वो क्रेडिट मेरा रहेगा, ये भी अपने आप में बड़ी दुविधा की बात है। क्योंकि क्रेडिट को अगर मेरे पास रहना है तो उस केस में मुझे सप्लायर को 180 दिन करना है। अगर मैंने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उस केस के अंदर जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। वो क्रेडिट जो है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा और उस इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा अगर मैंने 180 दिन के बाद किया। मतलब क्या हुआ, पहली बात मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कोई बताना चाहे कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास, संजय जी जरा ध्यान दीजिएगा,
ठीक है सर, मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बड़ा छोटे से प्रोग्राम के लिए आज जुड़ा हूँ, कभी किसी दिन पूरे लंबे प्रोग्राम के लिए जुड़ूंगा, तो इसलिए बस 20-25 मिनट और आपसे ध्यान जरा आप दीजिएगा। तो उसमें क्या है, मैं थोड़ा ऐसे वाला ही टीचर हूँ कि मैं जरा हर व्यक्ति को देखता रहता हूँ कि वो क्या कर रहा है, तो इसलिए जो है वो, और बीच बीच में बताता भी रहता हूँ, जिसका ध्यान कम जाता है उसी की तरफ ज्यादा बोल देता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों ना हो। तो उसमें मैं जो है वो ये कह रहा था आप लोगों को कि जो है वो 180 दिन की मैंने बात करी। अब मैं आपसे पूछता हूँ संजय जी, जरा ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनवॉइस जो है वो 1 जनवरी की है, और जो है वो मैंने उसका क्रेडिट जो है वो पहली बार लिया 10 फरवरी को। ठीक है साहब, अब मुझे 180 दिन कहां से देखने हैं, 1 जनवरी से या 10 फरवरी से देखने हैं? डेट ऑफ रिसीप्ट से मैं सर। क्रेडिट लिया 10 फरवरी को सर। डेट ऑफ रिसीप्ट से देखेंगे सर। हाँ, तो आपने बोला कि मेरे को डेट ऑफ रिसीट मतलब 10 फरवरी कहें या 1 जनवरी कहें, मेरे को तो वर्ड बता दीजिए सर एग्जैक्टली। 10 फरवरी कहेंगे सर मेरे 10 ख्याल से। फरवरी। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि सर हमारा आंसर जो है वो गलत है सर। हमें जो है वो 180 दिन की जो पेमेंट चेक करनी है वो अपने अंदर 1 जनवरी से चेक करनी है। तो चाहे वो इनवॉइस ही मुझे 1 जनवरी का वो बंदा मई में दे, लेकिन 1 मिनट के लिए जो शैलजा जी ने आंसर सही दिया 1 जनवरी, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 मिनट के लिए चाहे वो बंदा इनवॉइस 1 जनवरी की इनवॉइस मुझे 15 मई को ला के दे, या मैं उसके जो है वो अपने यहाँ पे अकाउंट फॉर जो है वो मैं जून में करूं, मुझे 180 दिन की जो पेमेंट देखनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखनी है। तो अगर मैंने इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो मुझे उस क्रेडिट को रिवर्स करना है, और अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो 18% के हिसाब से मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक मैं उस क्रेडिट को रिवर्स नहीं कर देता। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि अगर 1 लाख का इनवॉइस था, 18,000 क्रेडिट था, आपने 180 दिन में 50,000 दे दिया और 180 दिन का 50,000 आपका रह गया, तो मैं आपको आंसर खुद ही दे देता हूं। उस केस में क्या होगा कि आपको जो 50,000 पे 9,000 क्रेडिट है वो आप रिटेन कर सकते हो, और बचे हुए 50,000 जो आप नहीं पे कर पाए उसमें 9,000 क्रेडिट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा 180 दिन से पहले पहले। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी, तो मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 जनवरी का इनवॉइस था और 10 फरवरी को आपने उसका क्रेडिट अवेल किया। अब आपने जो है वो 6 महीने बनते हैं, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, लेट अस से 30 जून को जो है 6 महीने कंप्लीट हो गए, आपने जो है वो उसको पेमेंट करी अगस्त में, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा, 1 जनवरी से अगस्त का लगेगा या 10 फरवरी से अगस्त का लगेगा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपने पेमेंट 180 दिन में नहीं करी है, 210 दिन में करी है, तो जो 30 दिन का इंटरेस्ट है वो आपको, या 210 दिन का इंटरेस्ट, तो मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन पूछता हूँ 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा या 210 दिन का लगेगा साहब? 30 दिन का। आंसर फिर गलत है सर, इस बार 210 दिन का क्रेडिट टैक्स लगे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए जो है वो आपको, अब अगला क्वेश्चन है सर कि 210 दिन का इंटरेस्ट लगा शैलजा जी कह रही जनवरी से लगेगा। है जी, शैलजा जी कह रही हाँ, जनवरी सही से है, लगेगा। वो जवाब सही हाँ, तो है। 1 जनवरी से लगेगा या 10 फरवरी से लगेगा? 1 जनवरी से बोल रहे हैं अभी तो। हाँ, तो अभी गलत है सर, ये भी आंसर गलत है, 10 फरवरी से लगेगा सर। इसमें है सर तो इसलिए जो है, इतना 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 क्यों फंसा रहे हैं सर? एक मिनट सर, मैं सर, कह आप रहा हूँ बोलो ना। जैसे मैंने कमिश्नर से पूछा था। सर आप बोलिए, मैं वही पढ़ाता हूँ सर, आप बोले मैं ये पढ़ाऊँ भैया, जीएसटी, जय माता दी, आज सर दीपावली का त्योहार है, सब एंजॉय करो, क्या रखा है इसमें, तो मैं तो वो भी पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? नहीं सर, एक जीएसटी तो वैसे एक उलझा हुआ विषय है। तो इसलिए क्या है हेलो। सर कि हमारे को 180 दिन का, मैं सुन लीजिए सर, 180 दिन की कंडीशन देखनी है डेट ऑफ इनवॉइस से। अगर भगवान न करे देर हो गई तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी देखनी है जिस दिन क्रेडिट अवेल किया उस दिन से। ठीक है साहब, और जो है वो जो देरी अगर 180 दिन से हो गई तो इंटरेस्ट पूरे पीरियड पे लगेगा, 30 दिन पे नहीं लगेगा। जितना दिन आपने जब क्रेडिट अवेल किया 10 फरवरी से, मान लीजिए 10 अगस्त को पेमेंट करी, तो 10 अगस्त से उल्टा जाके 10 फरवरी तक का जितने दिन पहले आपने क्रेडिट अवेल कर लिया था उस पूरे पीरियड का जो है वो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। आपने एक मन में क्वेश्चन आया, क्योंकि आप वकील साहब हैं तो आप मेरे से कहेंगे अरे मैं आर्ग्यू करता हूं कि जो है वो अभी तो नया लॉ आ गया, अगर क्रेडिट अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है साहब, तो 1 मिनट के लिए इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। नया लॉ आया था, नया क्लैरिफिकेशन आई थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 16 में इम्यूनिटी है, मतलब सेक्शन 16 के अंदर वो इंटरेस्ट का वेवर अवेलेबल नहीं है।
जहां पर जो है वो आपने क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज वाला जो प्रोविजन आया था, इसलिए जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो लगेगा ही लगेगा अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो इसलिए 3 बातें हो गई। अब अगली बात और सुनिए सर। अब मैंने मान लीजिए एग्जांपल की बात है, मुझे पता है कि 180 दिन के अंदर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्रेडिट को रिवर्स कर दिया 180 दिन के आने से पहले पहले। चलो जी, मैं इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच गया क्योंकि मैंने 175वें दिन इंटरेस्ट जो क्रेडिट था रिवर्स कर दिया। अब वो क्रेडिट क्या मुझे दोबारा कभी मिल पाएगा? तो मैं आपको आंसर दे दूं कि यस। तो उस क्रेडिट को जिसको एक बार हम लोगों ने अवेल किया और फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया, हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं, री अवेल कर सकते हैं जब भी हम उसकी पेमेंट करेंगे अपने वेंडर को। और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जो 30 नवंबर वाली जो टाइम लिमिट होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अगर आप अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से देखें, लॉ की एंट्री के हिसाब से देखें, तो पहले मैंने उसको अपनी रिटर्न में 3B में डाल के अपने क्रेडिट लेजर में अवेल कर लिया। फिर मैं अगर रिवर्स कर रहा हूं और फिर दोबारा रिक्लेम कर रहा हूं, तो उसका जो है वो अपने आप में GSTN के अंदर उस बात को लेके कहीं कोई टाइम लिमिट की फाउंडेशन नहीं है। मैं 3 साल बाद भी अगर उसकी पेमेंट करूंगा तो मुझे 3 साल बाद एक बार के लिए उसका क्रेडिट जो है वो अवेलेबल री अवेल हो जाएगा, री अवेल हो जाएगा। एक और बात है, एक क्वेश्चन और उठ सकता है किसी के मन में कि साहब हम लोगों ने तो 5% पैसा रिटेन कर लिया, 10% पैसा रिटेन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है साहब, या मेरी पेमेंट टर्म ही जो है वो 1 साल की है, तो आप 6 महीने की बातें कैसे कर सकते हो? तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्रीमेंट है वो लॉ से ऊपर नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की पेमेंट भी लिखी है तो भी 6 महीने का 180 दिन का पीरियड एप्लीकेबल है। आपको अगर 180 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना ही पड़ेगा। आपके मन में ये आएगा मैं 10% पैसा रिटेन कर लेता हूं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर 10% पैसा रिटेन करेंगे तो 10% का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर क्या करें, दिखाएं कि पहले पूरा पेमेंट दे दिया और फिर 10% की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली है, ठीक है साहब, तो उसकी एक अलग एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक अगला एग्रीमेंट बनाएंगे कि परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 10% का पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मैंने लिया। तो उस केस के अंदर आपको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत जो है वो अपने आप में नहीं होती है। तो इसलिए ये वाली बात को और जरा हम लोग जो है वो एक बार नोट कर लें कि आपका एग्रीमेंट लॉ से ऊपर नहीं है, और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला केस है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वरना वहां पर क्वेश्चन उठ सकता है कि आप 10% क्रेडिट को रिवर्स करिए। तो अगर ऐसा हो तो 10% क्रेडिट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो है वो अपने आप में सिक्योरिटी डिपॉजिट का एग्रीमेंट अगर अपने पास अवेलेबल है तो वो अपने आप में उस जरूरत को पूरा कर देता है। साहब हम लोग जो है वो अब जो है वो क्रेडिट अवेल भी कर चुके हैं और हम लोग जो है वो क्रेडिट को रिटेन भी कर चुके हैं। अब हमें करना है क्रेडिट को यूटिलाइज। अब समय आ गया है कि जब हम क्रेडिट को यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा सेक्शन 17 में। और सेक्शन 17 जो है वो अपने आप में बताता है नियम, जिसके साथ रूल 42 और रूल 43 जुड़ा हुआ है, जो हमें बताता है कि क्रेडिट को हमें जो है वो यूटिलाइज करते वक्त क्या सावधानियां जो हैं वो बरतनी होती हैं। पहली बात 17(1) जो क्या कहता है, सेक्शन 17(1) बोलता है वही बात जो मैंने बहुत पहले बोली 16 के अंदर, कि क्रेडिट जो है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल क्रेडिट जो है, पर्सनल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये बात तो 16(1) में भी बोली थी, तो इसलिए 17(1) में भी बोल दिया है, तो कोई बात नहीं है। अब आती है 17(2) की बात। सेक्शन 17(2) की बात करें, मैं सेक्शन वाइज भी बता रहा हूँ और आपको लेमैन लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सकें जहां जहां पर आपको जरूरत महसूस हुई। तो साहब जो है वो सेक्शन 17(2), विनोद जी मैं आपसे माफी चाहूंगा लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय दीजिए सर, क्योंकि आपको आपके लिए ही मैं आया हूं, तो इसलिए जो है वो आप 15-20 मिनट का, मुझे पता है त्योहार का दिन है तो गेस्ट आ रहे होंगे, आपको क्लाइंट आ रहे होंगे आपको मिठाई देने के लिए, तो लेकिन कोई बात नहीं है सर, जो है वो हम ले लेंगे आपके बिहाफ पे। तो आप थोड़ा सा समय जो है वो 1 मिनट के लिए प्रोग्राम के लिए दीजिए। तो सेक्शन 17(2) जो है वो एक बार के लिए जो है वो बात करता है, आगे सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कहता है। सेक्शन 17(2) मुझे बोलता है कि भाई साहब अगर आपके पास क्रेडिट है तो मान लीजिए एग्जाम्पल की बात है 17(2), जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। एक टेस्ट होगा छोटा सा आप लोगों का, आप लोगों ने वो टेस्ट बताना है कि आपने जो है वो 5 साल में GST में क्या क्या चीजें जो है वो हम लोगों ने सीखी। 17(2) की बात करें तो 17(2) एक महाभारत की तरह से है साहब। तो क्या हुआ शैलजा जी, महाभारत का युद्ध हुआ।
तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में 100 राजा थे। किसी ने तय करा मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, किसी ने तय किया मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा। ऐसे ही मेरी 100 तरह की ट्रांजेक्शन होती है। तो 17(2) जो है वो ये कहता है कि सपोज कीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, विनोद मित्तल जी की टोटल टर्नओवर एग्जांपल की बात करें 2 करोड़ है। सर जानबूझ के थोड़ा ही बोल रहा हूँ ताकि सबको पता ना चले। तो 1 मिनट के लिए 2 करोड़ रुपए की आपकी टर्नओवर है, और उसमें से जो है वो 1.5 करोड़ की टर्नओवर टैक्सेबल है और 50 लाख एग्जम्प्ट है। आप मुझे बताएं शैलजा जी, इनको किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा? बड़ा सिंपल है, 75% के रेशो में, 75 और 25, क्योंकि 75% इनकी टैक्सेबल है, 75% और 25% एग्जम्प्टेड है। संजय जी सही कह रहा हूं ना? तो 1 मिनट के लिए इस रेशो में मिलेगा। ये आपने कैसे निकाला? टैक्सेबल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। यही किया ना आप लोगों ने, टैक्सेबल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। यही किया ना शैलेश जी आपने, कि टैक्सेबल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर किया, 75% का रेशो आ गया। हर जी फोन छोड़ो, एक बार के लिए जो है वो 1 मिनट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया। अब जो है ये बात हो रही है कि हमारे पास तो 10 तरह की टर्नओवर है, 20 तरह की टर्नओवर है। कौन सी टर्नओवर टैक्सेबल में आएगी, कौन सी एग्जम्प्टेड में आएगी, ये अपने आप में एक बड़ा महाभारत है। क्योंकि जो है वो आपको ये रेशो नहीं अगर सही निकाला तो क्रेडिट सही नहीं आएगा। मान लीजिए विनोद जी के पास टोटल क्रेडिट होता 5 लाख का, और मैडम आपने अगर ये रेशो 50-50 कर दिया होता तो इनको 2.5 लाख का क्रेडिट मिलता। लेकिन आपने 75-25 बताया तो इनको 3,75,000 का क्रेडिट मिला। तो इसलिए क्रेडिट कितना मिलेगा ये संजय जी डिपेंड करेगा आपका रेशो कितना सही है। आप इस बात से एग्री करते हैं शैलेश जी? बिल्कुल सर। सही बात कह रहा हूँ ना, कि क्रेडिट हाँ। कितना मिलेगा इस बात पे डिपेंड करेगा रेशो सही निकाला या नहीं निकाला। हाँ। तो जब हमारे एसएससी की टैक्सेबल टर्नओवर भी है और एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी है, तो हमें रेशो सही निकालना आना चाहिए, है या नहीं है साहब? बिल्कुल सर। तो सेक्शन 17(2) हमें बताता है कि महाभारत के युद्ध में कौन किसकी तरफ जाएगा। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपकी 0 रेटेड टर्नओवर है तो टैक्सेबल में डालना, आपकी एग्जम्प्टेड है तो आप एग्जम्प्टेड में डालना, अगर नील रेटेड है तो एग्जम्प्टेड में डालना, और अगर मान लीजिए आपकी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल में डालना। तो ऐसे करके मुझे 17(2) के अंदर एक नियम बताए गए हैं कि कौन सी टर्नओवर टैक्सेबल में जाएगी और कौन सी टर्नओवर एग्जम्प्टेड में जाएगी। ये हम सब लोगों के लिए सीखना जरूरी होता है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे कि आपके हिसाब से टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है और एग्जम्प्टेड कितनी है। तो शैलजा जी मैं आपके एक एग्जांपल ले लेता हूँ, माफ कीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि मैं किसी किसी का नाम लेता जा रहा हूँ। आप सभी लोगों से एडवांस में माफी भी मांग लेता हूँ कि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसमें क्या है कि अपने जो है वो टोटल टर्नओवर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं उसके हेड्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लेना है, ताकि मैं तो लिख नहीं पाऊंगा लेकिन आप लोगों ने लिख लेना है। एक व्यक्ति है, एडवोकेट साहब ही हैं, और उनकी तो ये मत सोचिएगा एडवोकेट को क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, मैं एक जनरल बात हो रही है। एडवोकेट साहब है, उनकी टैक्सेबल टर्नओवर जो है 18% वाली, वो जो है वो 2 करोड़ है, और उनकी जो है वो नील रेटेड वाली टर्नओवर जिसके ऊपर 0% रेट टैक्स एप्लीकेबल है, 0, 5, 12, 18, 28 होता है ना, तो 0% वाला वो भी 2 करोड़ की है। जो तीसरी उनकी टर्नओवर है एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो एक्सपोर्ट करते हैं वो, तो 0 रेटेड है वो, मतलब 0 रेटेड टर्नओवर है, वो भी अपने आप में 2 करोड़ है। मैं जानबूझ के 2 करोड़ बोल रहा हूं ताकि मैं बाद में फिगर भूल ना जाऊं। और जो फोर्थ तरह की टर्नओवर है वो एग्जम्प्टेड है, जैसे रिप्रेजेंटेशन सर्विस है जो कोर्ट में होती है, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी के अंदर, वो भी 2 करोड़ की है। ठीक है साहब। पांचवी जो टर्नओवर है वो एडवोकेट की है। शैलजा जी आपने एडवोकेट की सर्विस प्रोवाइड करी है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। कहां जा रहा है? क्यों? अच्छा ले लो, हाँ ले लो। उसमें एडवोकेट की सर्विस है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल है। मतलब सामने वाला टैक्स पे करेगा जी, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उस पे टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल है क्योंकि आप एडवोकेट हैं, वो भी 2 करोड़ की है। 5 हो गई जी, 5 तरह की टर्नओवर हो गई जी, आप लिख ली। और ये लास्ट शैलजा जी, आप जो है ना वो शेयर मार्केट में भी डील करते हैं, और आपने 100 करोड़ के शेयर खरीदे, 98 करोड़ के, आपने 98 करोड़ के शेयर खरीदे,
और उनको 100 करोड़ में बेच दिया एक साल में ही, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होता होगा वो आपको 2 करोड़ का गेन हुआ। ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी टर्नओवर का रेशो क्या होगा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड का। जरा सभी लोग लगाएं साहब और हेल्प करें शैलजा जी को। आप 28 कंसल्टेंट अवेलेबल हैं मैडम के पास, इस प्रोग्राम में 29 लोग हैं, 28 लोग मिलकर शैलजा जी को हेल्प करें कि बताइए जी आप लोग जो है मैडम आपका टर्नओवर का रेशो, क्रेडिट आपको इस रेशो में मिलेगा। तो मैडम के पास क्रेडिट है 20 लाख रुपए का, आप बताएं कि मैडम 20 लाख में से कितना क्रेडिट ले पाएंगी। %66 मेरे अनुसार। नहीं सर 66% ना बताएं, रेशो बताएं सर, क्योंकि रेशो बताने से मुझे थोड़ा आसानी होगी। तो पांचों 8/12 आइटम के हिसाब से सर। 20%। 8/12 सर। सर 20%। 8/20 कह रहे हैं या 8/12 कह रहे हैं? अच्छा 8/12 कह रहे हैं सर। 8/12 आंसर गलत है सर। हमने जहां तक मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, 2 करोड़ की टैक्सेबल है, 2 जी। करोड़ की नील रेटेड है, 2 करोड़ की हमारी जो है वो एक्सपोर्ट है, 2 करोड़ हमारी एग्जाम्प्ट है, 2 करोड़ की हमारी रिवर्स चार्ज वाली है, और 2 करोड़ का मेरा जो है वो शेयर प्रॉफिट है। तो 6 शेयर पर तरह के 12 मद करोड़ है। हो गया। है जी। 12 करोड़ हो गया। नहीं मुझे नहीं पता सर 12 हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको 6 ये बता सर्विसेज है सकता तो हूँ कि 6 सर्विसेज बताई हैं आपने 2 करोड़ रुपए के हिसाब से, तो 12 करोड़ रुपए हो गया। सर ऐसा है ये ना मोटा मोटा शैलेश जी ये 12 नहीं आएगा। बस मैं आपको इतनी बात हिंट कर देता हूँ एज ए इन्विजिलेटर, जी सर। ये 12 नहीं आएगा। ये 12 बताया गया है पर 12 होता नहीं है ऐसे। मैंने 100 2 करोड़ करोड़ के शेयर घटाना परचेज पड़ेगा। किए हैं, मैंने 100 करोड़ के शेयर परचेज किए हैं 98 करोड़ के और 100 करोड़ में बेचे हैं। तो जो 2 करोड़ का प्रॉफिट है वो इनकम टैक्स के लिए है, मेरे इनकम जीएसटी के टैक्स के दिन, लिए। जी। है ना। तो आप बताएं सर कि एक बार के लिए टैक्सेबल टर्नओवर कितनी और एग्जम्प्टेड कितनी। 6/10। आंसर गलत है साहब। क्यों सर? 0 अब मैं रेटेड है बताऊंगा ना सर, आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सर तो गलत है सर। आरसीएम और 100% के जो हिसाब से एक्सपोर्ट है उसको घटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आरसीएम जो है और जो एक्सपोर्ट सर्विसेज को घटा के ही टर्नओवर बनाना पड़ेगा। टर्नओवर का पार्ट होता है एक्सपोर्ट। पहले मैडम करिए 6/4। 6/4 तो कैसे हो सकता है सर? 6/10 ही हो सकता है शेयर वाले ना। का 1% 6/4 तो लेंगे। उल्टा नहीं होता ना। अगर 6/4 होगा तो 125% क्रेडिट मिल जाएगा, वो तो होता नहीं सकता ना, 100 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। तो 6/10 कहना चाह रहे हैं। 2/10 होगा आंसर 6/10 गलत है। शेयर वाला उसका 1% लेंगे हम टोटल का शेयर का। मैं ये मुझे नहीं पता कौन बोले सर, मैं देख नहीं पा रहा। राजेश सर है कोई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है सर, आप बताएं आंसर बताएं सर, फिर भी चलिए मैं आपकी सीताराम बात छाबड़ा को जी करता हूँ। बता दिए। 2/10 होगा सर। 2/10 आंसर गलत है सर। सर शेयर शेयर वाले के हिसाब से 2% होगा। सर टैक्सेबल सेल तो 2 करोड़ ही हुई ना, टैक्सेबल सप्लाई तो। हर्ष बिहार 125 नंबर हर्ष बिहार। हाँ जी। अभी संतुष्ट नहीं है जवाब से, अभी वो किसी के जवाब से थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपर करिए मेरे ख्याल में। हाँ जी आपका आंसर गलत है जी सभी का अभी तक। हाँ जी। एक आंसर आ रहा सर 6/8। 6/8 होगी। एक आंसर 6/8 भी आंसर गलत है जी। 4/10। 4/10 भी गलत आंसर है जी। 4/10 भी गलत आंसर है। 2/8 है सर। 2 करोड़ टैक्सेबल करना हो रहा है। नहीं भाई साहब मैं आपको बता दूं वो भी टैक्सेबल गलत है टर्नओवर सर। 2 करोड़। और रेशो की बात करें, टैक्सेबल टर्नओवर की बात नहीं करें, सर का कहना है कि आप मुझे बताइए कि एक्चुअल टैक्सेबल टर्नओवर के रेशो क्या निकालेंगे आप, जिसपे आप क्रेडिट आईटीसी किस एवरेज रेशो में कर मिलेगा? सकते मुझे टर्नओवर क्रेडिट 8 किस रेशो में मिलेगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा। टर्नओवर 8 करोड़ हुई। 2/8 होगी। अतुल सर ये बताइए जो नील रेटेड आपने बताया था ये SEZ की है सप्लाई क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ कि SEZ की हो, नील रेटेड का मैंने 0% बोला, जो है वो रेट एक बोला। 0% बोला और एक एग्जेम्प्टेड बोला आपने, एक एक्सपोर्ट बोला सर है।
हाँ 3 बोला, एक रिवर्स चार्ज बोला, एक टैक्सेबल बोला। राकेश बाबू बैठे होंगे, राकेश बाबू बताएंगे। ये 8 राकेश बाबू हैं क्या? नहीं है। अंकित कहाँ भाग गया? अंकित चलिए सर मैं बताता हूँ, अब छोड़ दीजिए सर। बेटा नहीं नहीं सर, अब हो गया, गलत आंसर है सर सभी का। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये पहली जो नॉर्मल टर्नओवर है मेरी, जो मैंने 2 करोड़ की मैंने टैक्सेबल बोली, वो टैक्सेबल में आएगी, तो वो पांडवों की तरफ जाएगी सर, वो कौरवों की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है साहब जी। जो दूसरी टर्नओवर है मेरी निल रेटेड, मैंने आपको बताया था सर, निल रेटेड जब टर्नओवर होती है उसका और जीरो रेटेड में डिफरेंस होता है। निल रेटेड मतलब जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, जब टैक्स नहीं लगता है तो क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है साहब। जीरो रेटेड होती है एक्सपोर्ट। तो निल रेटेड टर्नओवर जब भी होगी तो वो मेरी एग्जम्प्टेड की तरफ जाएगी, तो मेरी 2 करोड़ एग्जम्प्टेड में चली गई। तीसरी मेरी टर्नओवर थी जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मुझे रिफंड मिलता है। रिफंड कब मिलेगा? जब मेरी टर्नओवर टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर मैं टैक्सेबल नहीं मानूंगा तो मुझे रिफंड भी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक सर। तो इसलिए 2 करोड़ को जीरो रेटेड को टैक्सेबल में डालो। जो चौथी टर्नओवर है मेरी एग्जम्प्टेड है, तो एग्जम्प्टेड है तो बात ही खत्म, वो तो एग्जम्प्टेड में ही रहेगी। जो पांचवी है रिवर्स चार्ज वाली, वो जो रिवर्स चार्ज वाली टर्नओवर होती है जिसके अंदर जो बायर होता है, जो रिसीवर होता है, वो टैक्स पे करता है, तो सेक्शन 17(3) के हिसाब से वो एग्जम्प्ट मानी जाती है प्रोवाइडर के लिए। तो आप जब प्रोवाइडर हैं एज ए एडवोकेट और आपकी सर्विस पे कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करा रहा है, तो वो टर्नओवर आपकी एग्जम्प्ट टर्नओवर मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आप सभी पे नियम एप्लीकेबल है। तो वो आपकी मानी जाएगी एग्जम्प्ट। सेक्शन 17(3) पढ़ लीजिएगा अगर किसी को भी मन में कोई भी जो है वो संदेह हो तो। ठीक है साहब। मैं अभी आपको स्लाइड नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेवल में हूँ, अदरवाइज मैं स्लाइड भी दिखा देता आपको। अब बात करते हैं छठी तरह की टर्नओवर, जो शेयर्स में मैंने डील किया। तो जैसा कि हमारे एक भाई ने बोला था कि जब मैं शेयर्स में डील करता हूं तो मुझे प्रॉफिट नहीं देखना होता, मुझे केवल और केवल 1% ऑफ द सेल वैल्यू, 1% सेल वैल्यू का मुझे एग्जम्प्ट माना जाता है। तो अगर मैंने 100 करोड़ की सेल करे, 98 करोड़ के परचेज किए थे, तो 100 करोड़ का 1% जो है वो मेरा 1 करोड़ रुपया एग्जम्प्ट टर्नओवर माना जाएगा। तो मेरी टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? अब 11 करोड़ हो गई, जिनमें से 4 करोड़ टैक्सेबल है और 7 करोड़ जो है वो मेरी एग्जम्प्ट है। तो मेरा जो रेशो रहेगा वो 4/11 का रहेगा 20 लाख के क्रेडिट के लिए। ठीक है साहब। जी सर। चलिए साहब आगे चलते हैं साहब। अब इसके बाद जो है वो मुझे जो है, मैं अब कहां पर थे हम लोग? हम बात कर रहे थे 17(1), 17(2) हो गया, 17(3) हो गया। क्या बात कर रहे थे कि क्रेडिट अवेल भी हो गया, रिटेन भी हो गया। अब हम यूटिलाइज के नियम जान रहे थे। तो यूटिलाइज का मैंने पहला नियम आपको बताया कि कभी भी आपके पास कोई क्रेडिट है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, वेरी गुड है। दूसरा मैंने आपको बोला कि अगर आप टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड में डील करते हैं तो आपको जो है वो रेशो निकालना चाहिए। ये भी लोग भी आ रहे हैं। आपको जो है वो एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल का रेशो निकाल के उसमें टैक्सेबल के रेशो के अंदर जो है वो आपको क्रेडिट जो है वो लेना चाहिए। अब जो है वो हम आगे चलेंगे और हम 17(5) की बात करेंगे। 17(5) में क्या? ब्लॉक क्रेडिट। तो हमारे को, आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट किस किस का नहीं मिलता है। जैसे मोटर व्हीकल खरीदा था उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड क्रेडिट नहीं मिलता है, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड नहीं मिलता है, रेंट ए कैब से रिलेटेड क्रेडिट नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो आपको क्रेडिट, अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, रिवेन्यू नेचर का कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, तो वो उसका आपको जो है वो क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ऐसे करके मुझे 17(5) के अंदर बहुत सारी लिस्ट दी गई है जिनमें मुझे बताया गया है कि आपको इन इन चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है हर्ष जी आपसे कि हम लोग जो है वो बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। सर्विस टैक्स में ये नियम जो था 2004 में आया था। आज अगर मैं 2020 में भी सर्विस टैक्स का केस आ रहा है तो हम ये पा रहे हैं कि लोगों ने जो है वो क्रेडिट जो है वो उन चीजों का लिया हुआ है, जैसे रेंट ए कैब का या 1 मिनट के लिए कैंटीन का, जिसके ऊपर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो उस केस के अंदर जो है वो क्रेडिट जो है वो अपने आप में नहीं मिलता है। वो हम सब लोगों को सीखने की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने
कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है, या कोई मान लिया गिफ्ट खरीदा, दिवाली पे ही गिफ्ट खरीदा और वो अपने बच्चों को बांट दिया, तो उस केस में उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारे को 17(5) के अंदर लिखा हुआ है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर, प्लीज सर। बेटा हर्ष विहार कह रहा हूँ, हर्ष विहार में कोई ब्लॉक नहीं है। तो उसमें जो है वो अपने जो है वो उस तरीके का आपको जो है वो क्रेडिट अपने आप में अवेलेबल नहीं होता है। ये बात हम लोगों को समझ लेनी है। अब जो है वो हमारे एक मित्र ने यहाँ पर मशीनरी से रिलेटेड की बात करी कि मशीनरी से क्रेडिट रिलेटेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने चैट के अंदर देखा कि एक मेरे पास चैट आई जिसमें ये वाली बात जो है वो कही गई है कि आपको जो है वो क्रेडिट जो है वो उससे रिलेटेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर आप बताएं, हमें कभी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं किया, बट अबाउट कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या मशीनरी के बारे में। देखिए ऐसा है कि मशीनरी के बारे में अगर बात करें तो मशीन का पूरा क्रेडिट मिलेगा हमें, लेकिन कोई भी एसेट, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एसेट है जिसका आप क्रेडिट लेते हैं और अगर उसका क्रेडिट अलाउड है, जैसे मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड नहीं है, मशीन का क्रेडिट अलाउड है। ठीक है, तो आप मशीन का कोई भी क्रेडिट लेते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हर एक क्रेडिट की लाइफ जो है 5 साल बताई गई है। हर चीज जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपने मशीन खरीदी 2 लाख की और वो मशीन के ऊपर 2 लाख रुपए के ऊपर आपने 36,000 रुपए जीएसटी पे किया, तो 36,000 का 36,000 क्रेडिट आप एक बार में ही ले सकते हैं। कहीं पे कोई सर्विस टैक्स की तरह 50-50 नहीं करना है, ये 50% अभी मिलेगा और 50% अगले साल मिलेगा। आप पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो एक बार में ही ले सकते हैं। अगर आप एग्जम्प्टेड में भी डील करते हैं, जैसे अभी हमने रेशो बनाया, तो उस केस में आपको उसका एक हिस्सा हर महीने रिवर्स करना पड़ेगा जितनी आपकी एग्जम्प्टेड टर्नओवर है। वो मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि वो आपके लिए बाउंसर हो जाएगा एकदम से, क्योंकि उसके लिए मुझे सामने आमने बैठ के हम लोग जो है वो नोट पैड पे काम करेंगे तो मजा आएगा। लेकिन जो एक चीज सीखने की है, इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, जो एक चीज सीखने की है हर जी, अगर मैडम अगर मैंने उस मशीन को 5 साल से पहले बेच दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, ये गलतियां हो रही हैं बहुत ज्यादा मार्केट में। अगर मैंने उस मशीन को 5 साल से पहले बेच दिया तो मुझे उसका एक जीएसटी का लायबिलिटी निकालना होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, क्वेश्चन पूछने की बजाय सीधा आंसर देता हूं। एक मशीन मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी, 36,000 रुपए मैंने उसके ऊपर जीएसटी जो है वो मैंने पे किया और मैंने उसका क्रेडिट ले लिया। अब उस मशीन को मैं 3 साल बाद मैं उस मशीन को 30,000 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं, तो मुझे उस पर कितना जीएसटी का लायबिलिटी कोई आएगा क्या, ये मेरे सामने क्वेश्चन है। तो मुझे जो है वो सबसे पहले क्या करना होता है, 2 वो निकालने होते हैं, ए और बी, विच एवर इज हायर। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, मैं वो बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने 36,000 रुपए का क्रेडिट लिया था उसको मुझे 60 से डिवाइड करना होता है। मुझे उसको जो है वो 12 से, मेरे को जो है वो उसको 20 से डिवाइड करना होता है। 60 से मत करिए, 20 से करिए। 20 से डिवाइड करना होता है पर क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि एक एसेट की लाइफ 5 साल मानी गई है। 5 साल का मतलब 20 क्वार्टर। तो अपने को हर क्वार्टर के 1,800 रुपए का क्रेडिट अवेलेबल है। तो अगर मैंने उस एसेट को 3 साल रखा, मतलब 12 क्वार्टर रखा, ठीक है साहब, तो 12 क्वार्टर के हिसाब से मुझे क्रेडिट रिटेन रखना है और 8 क्वार्टर का क्रेडिट मुझे गवर्नमेंट को वापस देना है। तो 18 अट्ठे 144 होता है। ठीक है साहब, तो 14,400 रुपया तो मेरा बन गया ये एक। और जो मशीन मैंने बेची 30,000 की, उस पर रेट है 18% का। मशीन बेचने पे भी तो जीएसटी लगेगा ना जी, 18% का रेट है उस मशीन का। तो उस केस में जो मशीन के ऊपर मैंने 18% चार्ज किया करना था मुझे, ये कस्टमर से मैंने चार्ज किया होगा, 18% का होता है 30,000 का 18% होता है 5,400। तो 5,400 और 14,400 विच एवर इज हायर इज माई जीएसटी लायबिलिटी। तो उस केस के अंदर जो है वो मैं मशीन 30,000 की बेचूंगा, सामने वाले से 5,400 ही टैक्स कलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे को अलग से जो है वो 9,000 रुपया गवर्नमेंट को और पे करना होगा उस लायबिलिटी को 14,400 के बराबर लाने के लिए। अगर सपोज कीजिए यही मशीन में सपोज कीजिए 10,000 की बेचता तो क्या होता, अगर मैं 10,000 की बेचता तो भी 14,400 की लायबिलिटी आती। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंटली हम सब लोगों को ये बात समझ लेनी है कि अगर कोई भी कैपिटल गुड्स है, कोई भी मशीन हमने खरीदी और उसके ऊपर क्रेडिट ले लिया,
और उस मशीन को अगर 5 साल से पहले अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, और उसके हिसाब से जीएसटी की जो है वो चेक करना होता है कि जीएसटी की कंप्लायंस पूरी हुई या नहीं हुई। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने आज इस प्रोग्राम के अंदर बड़े इम्पोर्टेंटली मैंने जो है वो रखना चाहा। तो साहब इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपका भी वो है, मेरा भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी जो है वो जिम्मेवारियों के चलते जो है वो हर चीज मुझे जो है वो एक दो जगह थोड़े से अपनी ड्यूटियां पूरी करनी है। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ, और मैं आपसे ये क्षमा मांगते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी मुझे फिर दोबारा मौका दीजिएगा। मैं नहीं सर, बिल्कुल, इसमें तो आज तो हुआ ही नहीं सर टॉपिक, अभी तो बहुत ज्यादा ये तो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से शायद अभी हम लोगों के आधे ज्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है हम लोगों को, तो कभी कितना गौर से कभी किसी ने सोचा भी नहीं है जितना डीपली आपने आज इसके बारे में व्याख्यान दिया है सर, आपने समझाया है। जी सर, आपका फोन बंद हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ हरजी, मैं हेलो, दोबारा इनका प्रेजेंटेशन रिजल्ट के साथ एक बार आऊंगा, और अब्दुल में या आप मुझे बुलाएंगे तो किसी प्रोग्राम में नहीं सर, फिजिकली आऊंगा, और सौभाग्य हम सर, लोग नोट सर पैड कब के से साथ हूँ। एक क्वेरी सेशन बनाएंगे, हाँ, केस स्टडी सेशन, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी जीएसटी की केस स्टडी कराऊंगा सर। इनका सर रिसर्च का दिमाग आज है, इसे मौका जरूर से याद करिएगा सर। हर सर जी इन सर को अभी 2-3 हफ्ते बाद ही बुलाइएगा, बेसी दिन होंगे तो भूल जाएंगे अपने। इनका खोपड़ी रिसर्च वाला दिमाग है इनका। नहीं, हेलो, बहुत अच्छा, आज का तो बहुत ही हाँ बढ़िया टॉपिक। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आज मशीन के बारे में ज्ञान हुआ मेरे को भी आज। नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा जो साल से अधिकतर हम लोगों को किसी को ज्ञान नहीं था। हाँ संजय भटनागर जी की तो नहीं कह सकता, मेरे को तो बहुत हाँ जीनियस आदमी है, लेकिन शायद और किसी को इतना नहीं था, जहाँ तक मेरा अपना साइकोलॉजिकल रीडिंग है। तो आज का मेरे ख्याल से सर यहीं पे अगर किसी क्वेश्चन कोई हो तो सर से पूछ लीजिए, क्योंकि सर को जाना भी है, तो जल्दी है जी। हेलो किसी को सर, अगर जीटीए सर्विस वाला वो ट्रक परचेज करता है उसके ऊपर भी ये 5 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल है उनके ऊपर भी? सर अगर मान लीजिए जीटीए पे अगर आपने ट्रक परचेज किया और वो कैपिटल गुड्स के रूप में क्रेडिट अलाउड है तो कंडीशन भी अलाउड है, एप्लीकेबल है। ठीक है सर, जिस भी एसेट पे आप क्रेडिट लेते हैं उन जी जी, सभी एसेट पे ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं फिर अब अपने महामंत्री श्री पीएस उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोट ऑफ थैंक्स करें सर का, और उसके बाद फिर राष्ट्रगान के लिए सभी जितने डेलीगेट्स हैं अपनी सीट पे खड़े हो जाएं, एक्सेप्ट सर अतुल सर, क्योंकि वो कार में बैठे हुए हैं। मैं लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरे को ये बात नहीं सर, फिर हम राष्ट्रगान करेंगे ना, तो आप रिक्वेस्ट कह ही नहीं सकते आपसे, क्योंकि आप मैं क्यूट कर जाऊंगा ताकि, हाँ मैं क्यूट कर जाऊंगा। जी 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 सर, वोट ऑफ थैंक्स सर आप उपाध्याय जी सर, हमारे महामंत्री जी करेंगे स्टेट बहुत के। बढ़िया अतुल सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर मैं आप सभी सम्मानित अपने अधिवक्ता बंधुओं को नमन करता हूं कि आपने इतने व्यस्तम समय में से निकालकर आज की वेबिनार को सुना। द्वितीय, मैं अपने सीए अतुल गुप्ता जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यस्तम समय में से तो समय निकाला ही, परंतु ट्रेवलिंग करते हुए हमें इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया कि जो हम गदगद। उसके पश्चात में सब अपने सभी जो हमारी सहयोगी संस्थाएं जो साथ जुड़ती हैं, हरदा टैक्स बार और दूसरी बार, उनके भी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि निरंतर साथ रहकर इसका लाभ उठा रहे हैं। उस तत्पश्चात मैं अपने बड़े भाई श्री हर्ष शर्मा जी को तो बहुत ही बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूं, जबकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उन्हें धन्यवाद दूं, परंतु मैं फिर भी धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे अपने वक्ता सीए अतुल जी सो कि आज ज्ञानवर्धन कराया।
जबकि आज सभी लोग व्यस्त हैं दीपावली में, धनतेरस में। उसके पश्चात भी इतनी अच्छी गैदरिंग रही। मैं सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि गुप्ता जी हमारे पुनः बुलाने पर भी अवश्य आएंगे और जल्द ही बुलाएंगे, क्योंकि आज जल्दबाजी में गुप्ता जी भी व्यस्त थे और चलते हुए इतना अच्छा समझा देना ज्ञान का एक बहुत ही बड़ा भंडार है। मैं उसके लिए गुप्ता जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और सभी को नमन करता हूं। सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि सभी खुशहाल रहें, पूरे साल मस्त रहें, खुश रहें। परंतु एक निवेदन भी करता हूं कि जैसे हमारे वक्ता लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद यदि हम कुछ अपना भी पढ़ लें तो हमारा ज्ञान डबल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि इसको अपने आप भी पढ़ें, क्योंकि आज इतनी अच्छी अच्छी बातें सामने आई हैं कि जिनका हमको ज्ञान ही नहीं था कि भाई आईटीसी लेने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ और सभी को पुनः धन्यवाद और त्योहारों की सभी की बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सभी को पुनः धन्यवाद। मेरे रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी सीट पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जनि गनि मनि अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वेरी मच एवरीवन। सभी को बहुत बहुत दीपावली शुभ हो। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते बोड़के कोल्हापुर। बोड़के साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत जोर से आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभाय दीपावली। वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू वेरी मच सर। दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली।